हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए हिंदी गद्य का 2023 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो कि आपका एग्ज़ाम होता है दिसंबर 2023 को हिंदी का, और ये आपका हिंदी गद्य का पेपर है। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस क्वेश्चन पेपर के सभी आंसर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हो सकता है रिपीट होकर भी प्रीवियस ईयर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो ये बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके एग्जाम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 3 दलित आत्मकथाकार और उनकी रचनाओं के नाम बताइए। तो यहाँ पर 3 रचनाकार आप लिख सकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनकी रचना है झूठन, और तुलसीराम, जिनकी रचना यानी आत्मकथा है मूर्धया, और कौशल्या वेशंत्री, जिनकी रचना है दोहरा अभिशाप। ये तीनों ही इनकी आत्मकथा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन आत्मकथा के बारे में। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य में झूठन ने अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। इस पुस्तक ने दलित गैर दलित पाठकों आलोचकों के बीच जो लोकप्रियता अर्जित की वह उल्लेखनीय है। इसके बाद तुलसी राम की आत्मकथा है मुर्दहिया। झूठन भारत के पश्चिमी भारत की ब्राह्मणवादी सामंती मानसिकता के उत्पीड़न की अभिव्यक्ति है। तो मुर्दहिया पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में शिक्षा के लिए जूझते एक दलित की मार्मिक अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार कौशल्या वेशंत्री ने लिखी है दोहरा अभिशाप। कौशल्या वेशंत्री की यह आत्मकथा हिंदी दलित साहित्य की पहली महिला आत्मकथा मानी जाती है, यानी यह पहली महिला आत्मकथा है जो कि महिला ने लिखी है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, जीवनी किसे कहते हैं बताइए। तो यहाँ पर आपको जीवनी के बारे में लिखना है कि जीवनी कहते किसे हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। अंग्रेजी में इसका पर्याय बायोग्राफी है, अंग्रेजी में इसे बायोग्राफी कहा जाता है। हिंदी में जीवनी को जीवन चरित्र अथवा जीवन चरित्र भी कहा जाता है। इन शब्दों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। जीवन चरित्र कालांतर में किंचित शुद्ध होकर जीवन चरित्र बन गया, जो इसी का आधुनिक संक्षिप्त रूप जीवनी अब सर्वाधिक प्रचलित है। तो साधारण सा आपको यह याद रखना है कि जो जीवनी होती है वह किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की वृत्तांत होती है, वह उसके जीवन की सभी घटनाओं की जानकारी होती है, जिसे जीवनी कहा जाता है। जबकि आत्मकथा जो है वह आदमी के खुद के जीवन की घटनाएं होती हैं, जो कि आदमी स्वयं लिखता है, और जीवनी को कोई लेखक या कोई कवि दूसरे के जीवन के बारे में लिखता है। तो इस प्रकार से आपको इसे याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, गिल्लू किस विधा की रचना है। तो गिल्लू एक रेखा चित्र है जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि गिल्लू एक रेखा चित्र है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किन्हीं 3 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद के आप किन्हीं 3 उपन्यास लिख सकते हैं, गोदान, गबन और सेवा सदन। प्रेमचंद जी के अन्य उपन्यास भी हैं, रंगभूमि, निर्मला आदि अन्य उपन्यास भी इनके द्वारा लिखे गए हैं। तो आप इनमें से 3 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है में किनको जापानी टट्टू की संज्ञा दी है। तो उन्होंने अंग्रेजों को जापानी टट्टू की संज्ञा दी है। आपको इसका उत्तर याद रखना है, अंग्रेजों को। इसके बाद खंड बे आ जाता है, जिसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 2 ही करने होते हैं। तो यहाँ पर छठा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, पर्दा कहानी का खान किस वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करता है, संक्षेप में बताइए। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, पर्दा कहानी का खान पूंजीवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार पूंजीवादी वर्ग दीनहीन और दलित वर्ग का खून चूसता है, उसी प्रकार पंजाबी खान भी गरीबों को मोटे ब्याज पर कर्ज देता है और बेदर्दी के साथ उसे वसूलता है। पर्दा कहानी में खान चौधरी पीर बख्श को 4 आना रुपये महीने पर कर्ज देता है। 1 रुपये माहवार की किस्त बंध जाती है और कर्ज 8 महीने में अदा होना तय होता है, मगर हो नहीं पाता। जिस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य शोषण कर रहे हैं, उसी प्रकार खान भी शोषण का साक्षात प्रतीक है। वह पीर बख्श की दयनीय अवस्था और व्यवस्था पर द्रवित नहीं होता और डंडा फटकार कर सकता है, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों, आरामी हमारा पैसा मारेगा।
हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। तो ये शब्द खान के थे। और अंत में खान चौधरी पीर बख्श के दरवाजे पर लटके हुए पर्दे को खींचकर उनकी रही सही इज्जत धूल में मिला देता है। इस प्रकार खान ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें मानवीय संवेदना ना के बराबर ही है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, एकांकी और नाटक में कोई 3 अंतर बताइए। तो नाटक और एकांकी में यहाँ पर मैंने 3 अंतर लिख दिए हैं। नाटक में आधिकारिक कथा के साथ साथ सहायक गौण कथाएं भी होती हैं, जबकि एकांकी में एक ही कथा और घटना होती है। नाटक में चरित्र का क्रम से विकास दर्शाया जाता है। एकांकी में पात्रों के क्रियाकलापों और चरित्रों का संयोजन इस रूप में होता है कि एकांकी होते हुए भी उसके व्यक्तित्व का समूचा बिंब मिल जाता है। नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार होता है, जबकि एकांकी के कथानक में ही घनत्व रहता है। तो इस प्रकार से 3 अंतर आप लिख सकते हैं एकांकी और नाटक में। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर जीवनी की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर कुछ जीवनी की मैंने विशेषताएं लिख दी है। पहला है यहाँ पर जीवनी उसी व्यक्ति की लिखी जाती है जिसमें कुछ चारित्रिक विशेषताएं हो और लोग उसके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सके। आमतौर पर विशिष्ट व्यक्ति की जीवनी लिखी जाती है जिसकी अपने क्षेत्र और इतिहास में प्रसिद्धि हो। आधुनिक युग में कुछ परिवर्तन आया है, अब साहित्य में आम आदमी की भी जीवनी लिखी जाती है जो प्रसिद्ध नहीं है। इसके बाद इसकी विशेषता आप लिख सकते हैं, जीवनी का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब तथ्य और घटनाक्रम प्रामाणिक तथा मान्य हो। जीवनी कथा साहित्य नहीं है, इसलिए जब तक वह मान्य न हो लोग उसे प्रेरणादायक नहीं मानेंगे। यह बात लेखक की निश्चलता से भी जुड़ती है। लेखक को जीवनी के नायक या नायिका भी आप कह सकते हैं, नायक भी हो सकता है, नायिका भी हो सकती है, के पत्र, दैनंदिनी, उन पर लिखे गए संस्मरण, निजी संबंधों व नातों की यादें, मुमकिन हो तो उस व्यक्ति के लिए गए उपहार, प्रवाद आदि का प्रयोग करें। जीवनी में नायक के प्रति लेखक में पूज्य भाव, आदर, सम्मान का भाव तथा गर्व का भाव होना चाहिए ताकि वह आदर्श चरित्र की मुख्य प्रकृति विशेषताएं प्रकाशित कर सके। लेखक का काम केवल घटनाओं को क्रम से प्रस्तुत करना ही नहीं बल्कि आदर्श चरित्र की उन विशेषज्ञताओं को उभारना है जो आसानी से नजर नहीं आती। चाहे लेखक आदर्श चरित्र के कितने ही समीप क्यों न हो, कितने ही उपासक क्यों न हो, उनका चित्रण निष्पक्ष होना चाहिए। उन्हें अपनी तरफ से कुछ ढकना या बढ़ाना नहीं चाहिए। उन्हें अपनी ओर से खबर देना या नतीजा नहीं निकालना चाहिए। वर्णन के निरपेक्ष के बावजूद चित्रण वर्णन अरोचक तथा नीरस न हो। जीवंत विवरण और आकर्षक शैली साहित्यिक जीवनियों की सर्वोत्तम विशेषता है। तो इस प्रकार से कुछ विशेषता है जीवनी की। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड 6 में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से आपको 3 ही प्रश्न करने होते हैं, 5 प्रश्न आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, से प्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी होती है। यहाँ पर जो मन की कहानी दी गई है तो आप यहाँ पर समझ ही सकते हैं कि यह कहानी जो है वह पंच परमेश्वर कहानी है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो आपको इसकी अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, कहानी कला के तत्वों के आधार पर पंच परमेश्वर कहानी की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन आपको खुद से ही तैयार करने हैं, इनके आंसर आपको खुद से ही तैयार करने हैं। मैं केवल आपको क्वेश्चन ही बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, चंद्रगुप्त नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, झूठन शीर्षक आत्मकथा की समीक्षा कीजिए। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, से प्रसंग व्याख्या कीजिए। ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। तो आपको इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी अपने शब्दों में करनी होती है। तो इन पंक्तियों की आपको खुद से ही व्याख्या कर लेनी है। ये पंक्तियाँ ली गई हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक से। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से 2023 में आपका एग्जाम पेपर आया था। आप इसके आधार पर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूं आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।